नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीति जिस तेजी से करवट ले रही है उसे देखकर मैं भी स्तब्ध रह जाता हूं। हर हफ्ते एक या दो ऐसे वक्तव्य आते हैं जो समझ में नहीं आता कि किस किस्म के संकेत दे रहे हैं। शरद पवार, जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह, उनकी एक किताब का अवलोकन होने जा रहा है और उस किताब के बारे में क्या कहा जाए। मैं कुछ उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल शिवसेना को बर्बाद, डिस्ट्रॉय कर देना चाहती थी कई वर्षों से। लोक मजे सांगती, ये टाइटल है उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आ रही है। और लोक मजे सांगती, ये अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है, विवेक जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप सिर्फ लोक इस, माझे संगाती, हाँ लोक हाँ, माझे संगाती, जी शायद जी इसकी सेकंड एडिशन है। जी। तो वहां पे उन्होंने ये खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी इसको डिस्ट्रॉय करने पर काफी समय से काम कर रही थी। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन तो अकाली दल के साथ भी हुआ है, ये डिस्ट्रक्शन टीडीपी के साथ भी हुआ है, ये डिस्ट्रक्शन जेडीयू के साथ भी हुआ है। तो जो शरद पवार ने कहा है, एक्चुअली वो होता आया है, वो इस डोमेन में सबको ज्ञात तो है। लेकिन हाँ, इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा इसका खुलासा किया जाना, एक ओपन एडमिशन किया जाना, ये अपने आप में थोड़ा हैरान करने वाला है। और ये इस बात को भी इंगित करता है कि भारत की राजनीति के अंदर ये सही है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन अपने विरोधियों को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर देना या उनके खिलाफ ही प्लॉटिंग करना, जो आपके ही एलाई हैं, शिवसेना तो उनके एलाई थे, तो अपने साथियों के खिलाफ ये सारा षड्यंत्र रचना और उनको बर्बाद करना, शायद ये महलों की पुरानी प्रथा है। तो भारतीय जनता पार्टी उन महलों की प्रथा से कुछ अलग तो कर नहीं रही है। खैर, इसी पे बात करेंगे कि बीजेपी के लिए ये जो गेम प्लान है अपने एलाइज को डिस्ट्रॉय करना, और उन्होंने एक एक करके पिछले 8-9 सालों में अपने सारे एलाइज को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक तरह से कोई भी नहीं बचा है, जो कोई एक आधा बचा वो भी उनसे दूर चला गया है। क्या मिस्टर मोदी इस समय उस मनोस्थिति में है कि जहां वो समझते हैं कि वो अकेले सब पर भारी हैं, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और वो अकेले पूरे हिंदुस्तान को कैरी कर सकते हैं, कोने कोने में उनके चेहरे से वोट लिए जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं हर वर्ष जो होता है ना, अपनी अलग खुशबू लेके आता है। कोई जरूरी नहीं है कि 2024 भी 2019 हो, कोई जरूरी नहीं कि एक और पुलवामा हो, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके नाम से, एक बालाकोट के नाम से या शहीदों के नाम से फिर से फोटो लगा के आप फिर से वोट ले लें। वैसे हमने सुना है अपने पूर्वजों से कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, लेकिन विधानसभाओं में कई बार चढ़ भी चुकी है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार शायद तस्वीर बदलेगी। इस बदलती तस्वीर को डिस्कस करने के लिए जो प्रबुद्ध पैनल आज हमारे साथ मौजूद है, उसमें दो वरिष्ठ विश्लेषक आज गुजरात की भूमि से हमारे साथ मौजूद है। दादा योगेश शुडगर जी, बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। आप आते हैं तो नमस्कार। अलग होती है, आपकी बात ही अलग होती है। आप वो विजडम, बुद्धिमत्ता, मैच्योरिटी लेके आते हैं जो शायद हम भी ढूंढते रहते हैं कि वो कहाँ से आएगी। और दूसरे गिरीश थैंक यू। हैं जो एडिटर मेरीन लाइंस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नागपुर से, जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति को हाथ की रेखाओं की तरह समझने वाले विवेक देशपांडे जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे खास मित्र, अभी उन्होंने आंखों के ऑपरेशन कराए हैं दोनों, डॉक्टर राकेश पांडे। एक एक का ही हुआ है सर, अभी एक का ही हुआ है अभी 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 तक। एक नजर से देख रहा हूँ सबको। नहीं नहीं, डॉक्टर, आपकी नजर सुधर गई। जी हाँ जी सर, साफ हो गई पहले से। तो पर एक ही, अभी एक दूसरी का होगा। आपका भी स्वागत है। वैसे आप धन्यवाद अभी सर। लखनऊ भी होके आए हैं और वहां पे आनंद वर्धन सिंह जी ने जो एक समारोह आयोजित किया था, सोशल जी मीडिया पर कसता हुआ शिकंजा जो था, तो मुझे लगता है कि आप शायद उसके बारे में कुछ जानकारी जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास ही आता हूं, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं और आज के मुंबई एडिशन के तो हिंदुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज न्यूज है ये
और बहुत तेजी से फ्लैश करती न्यूज है, और उसके बाद अंदर के पेजेस में भी डिटेल आए हैं। लोकमाजी सांगति, पहले आप दर्शकों के लाभ के लिए इसका हिंदी तर्जुमा करके जरा बता दीजिएगा इसका मतलब क्या। हालांकि मुझे तो इसका ज्ञान है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से लोग सुनेंगे तो विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। विवेक जी दिनेश जी, लोक माझे सांगती यानी मेरे लोग जो है वो मेरे साथ है, मतलब मेरे संग है, ऐसा मैं हिंदी में बता सकता हूँ। तो मेरे साथ चलते हुए, उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, सहधर्मी कह सकते हैं, या फिर आपके साथ चलने वाले जो होते हैं उनको हिंदी में क्या विवेक कहते भाई, सहयात्री कहना सहयात्री, ठीक रहा। सहयात्री, सहयात्री। तो बिल्कुल वही उसका मतलब है। और मुझे लगता है इस किताब की सेकंड एडिशन की बात हो रही है ये, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी तो पहले एक बार आई है, और ये शायद इसके सेकंड एडिशन की बात जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो उसमें शायद इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि पहली एडिशन जब आई थी उस समय ये सारी जो बातें थी वो खुलकर सामने नहीं आई थी, क्योंकि ये 2019 के बाद घटी हुई घटनाएं हैं सारी। तो शरद पवार, एक बात तो उनके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब वो अलग अलग समय पर अलग अलग बात करते हैं, और इस बात का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, या फिर किस तरफ है इनका झुकाव, किस तरफ है ये। तो और जब बात पूरी तरह से खुल जाती है तभी पता चलता है कि शरद पवार जी को शायद ये कहना था और हम समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर लेकिन वो स्पष्ट कह रहे हैं कि वो शिवसेना के बारे में बता रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी ने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, और जो जैसे आपने बताया कि वो दैट इज परफेक्टली इन ट्यून विद व्हाट बीजेपी हैज डन विद अदर अलायंस पार्टनर्स एल्सवेयर इन द कंट्री। बिल्कुल उसी तर्ज पर वो महाराष्ट्र में भी कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स के बारे में फर्क ये है दिनेश जी, कि ये शिवसेना जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एक आइडियोलॉजिकल पार्टनर, अलायंस पार्टनर भी बीजेपी का रहा है। मतलब जेडीयू जो है, जेडीयू की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती। जेडीयू का जो अलायंस है वो तो प्योरली पॉलिटिकल अलायंस था, एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस भी मैं उसको कहता हूँ, क्योंकि अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और आप बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं तो वो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस ही बनेगा। लेकिन शिवसेना तो पहले से हिंदुत्व वाली पार्टी रही, और बीजेपी भी हिंदुत्व वाली पार्टी है। तो ऐसे में दोनों का जो अलायंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है कि जेडीयू और बीजेपी, अकाली और बीजेपी, ये जिस तरह से इनका जिस तरह से डिवीजन हुआ, जो जिस तरह से वो एक दूसरे से दूर हुए, उससे बहुत ज्यादा बीटर, उससे बहुत ज्यादा खराब स्थिति दो बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के बीच में बनी। और इस कदर एक दूसरे के बारे में अभी वो बात करते हैं कि लगता ही नहीं कि किसी 25 साल एक साथ कभी रहे और हिंदुत्व की मिलकर बात करते थे। इस तरह का एक आभास भी निर्माण नहीं होता जिस तरह से वो झगड़ रहे हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी जो है वो आइडियोलॉजी वगैरह को भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती। बीजेपी सिर्फ अपने अस्तित्व को ज्यादा महत्व देती है। अगर आइडियोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपने शिवसेना को इस तरह से अपने स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर उठाकर फेंकने की जो कोशिश की है वो बिल्कुल आप जिस तरह की बातें करते हैं उससे मेल तो नहीं खाती है। लेकिन शरद पवार ने एग्जैक्टली यही बात सामने लाई है। और देखिए, कांग्रेस और एनसीपी के बीच में भी हमेशा ही तनाव महाराष्ट्र में रहा है जब से एनसीपी बनी है। लेकिन दोनों में झगड़े भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकारें हैं वो तालमेल बनाकर किसी भी तरह वो चली है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि टूटने के कगार पर अलायंस है। तो उस अलायंस से शरद पवार जो है उस अलायंस के एक पार्टनर थे। इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से बीजेपी शिवसेना के साथ में बिहेव कर रही है, तो उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि उस बात को बयां करे, और सिर्फ बात में नहीं तो लिख कर बयां करे। और उन्होंने आखिर में ये अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, जिससे एक बात स्पष्ट होती है कि शरद पवार जो है वो बीजेपी के साथ अंततः नहीं जाएंगे। मतलब ये उनकी बहुत सारे जो वेरिएबल्स है उसमें कांस्टेंट एक ही है, और वो कांस्टेंट ये है कि वो बीजेपी के साथ कभी अलायंस पार्टनरशिप में नहीं गए, बीजेपी के साथ सरकार में कभी वो नहीं गए।
तो ये जो उनका एक कांस्टेंट है वो यहाँ पर भी हमें फिर से एक बार दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शायद वो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी के साथ में, हाँ अजीत पवार और उनका गुट अगर जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं तो उस बात पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि वो भी एक स्ट्रेटेजिक मनूवरिंग है शरद पवार और अजीत पवार का मिलाकर, जिस तरह से उन्होंने 2019 में किया था उसी तरह से। लेकिन ये जो बीजेपी के बारे में अभी शरद पवार ने कहा है ये बिल्कुल सच है, इसलिए कि आरएसएस के डेलीगेशंस राम माधव के नेतृत्व में बहुत सालों तक चाइना जाते रहे और उसका मतलब ही, उसका मकसद ही ये था, ऐसा कहते हैं कि चाइना में जो सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है। इवेंचुअली बीजेपी का जो मकसद है वो इस देश में सिर्फ एक पार्टी का अमल हो, इस एक ही पार्टी का राज हो। इस तरह से बीजेपी के सारे जो जिस तरह की स्टेप्स बीजेपी उठा रही है, बिल्कुल साफ है कि बीजेपी नहीं चाहती कि दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में उनका कोई एग्जिस्टेंस हो। इसीलिए वो हर जगह अपने अलायंस पार्टनर्स को भी खत्म करते आ रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का तो पहले से नारा दे रही है। तो आरएसएस के जो डेलीगेशंस चाइना में जाते रहे, ऐसा कहते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम किस तरह से उसको एंट्रेंच कैसे करना और उस किस तरह से चलाना, इसका अभ्यास शायद वो वहां पर करते आ रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म उनका एक तो हिंदू राष्ट्र बनाना है उनका लॉन्ग टर्म जो गोल है, उसके लिए एक ही पार्टी इस देश में हमेशा बनी रहे और एक ही पार्टी की सत्ता रहे, ये उनका एक दूसरा प्लान है। उसके तहत वो चाहे हिंदुत्व वाली दूसरी कोई पार्टी रहे चाहे गैर हिंदुत्व वाली रहे, उनके लिए दोनों एक बराबर है। ये उन्होंने शिवसेना के साथ में जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र में किया उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि हिंदुत्व वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी कोई पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है तो वो भी उनके लिए मायने नहीं रखती। उनको सिर्फ बीजेपी को सिर्फ एक ही पार्टी का इस देश में एक ही पार्टी की सत्ता हर लिहाज से हो, ये बीजेपी का लॉन्ग टर्म गोल है। और शरद पवार जी के बाद से इस बात को एक बार फिर से अंडरस्कोर ये बात होती है। और ये जैसे मैंने कहा शरद पवार ने ये बात कह के और इस वक्त कह के शायद ये भी बात अंडरस्कोर की है कि वो शिवसेना के साथ खड़े हैं, नहीं तो वो इस तरह की बात अपनी किताब में नई एडिशन में डालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की बात का क्या पॉलिटिकली फॉल आउट हो सकता है। तो एमबीए की जो एक ही है उसमें उसको एक स्ट्रेंथन करने वाली बात, इस तरह से मैं शरद पवार के इस कहानी का, इस बयान का मैं मतलब लेता हूँ। जी सर, बहुत बहुत बहुत